हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 12 गुंडाधुर। गुंडाधुर एक आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उसी के बारे में उसके बलिदान की कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसका पाठ परिचय देखते हैं। इसको लिखा है मंडल, लेखक मंडल ने लिखा है। पाठ परिचय देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल नगरों तक ही सीमित नहीं था। बस्तर के अनपढ़ शोषित आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज शासकों के विरुद्ध किया गया विद्रोह भूमकाल इसका साक्षी है। जैसे बस्तर के जो अनपढ़ लोग थे और शोषित आदिवासी के द्वारा अंग्रेज शासक, मतलब जो भी आदिवासी थे वो अंग्रेज शासक से लड़ाई लड़े, उसी का बारे में दिया गया। गुंडाधुर इस विद्रोह के नायक थे। गुंडाधुर एक आदिवासी का नाम है, वो इस के लीडर कर रहे थे। आदिवासियों के स्वाभिमान के प्रतीक गुंडाधुर को न केवल बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया था तो उसको याद करके उसकी श्रद्धांजलि दी जाती है। उन्हीं क्रांतिवीर गुंडाधुर की बलिदान गाथा हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और इस पाठ में हम व्याकरण से संबंधित क्या क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। नए शब्दों एवं मुहावरों के प्रयोग, सर्वनाम, उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पाठ भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे गुंडाधुर एक आदिवासी योद्धा के बारे में। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है ना। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है। दक्षिणी भाग में क्या आता है, बस्तर एक जिला भी है। प्राकृतिक सुंदरता मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे जो हरे भरे रहते हैं, हरियाली छाई रहती है चारों तरफ। इसी कारण वहाँ का जो दृश्य है हरा भरा होने के कारण बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ की कलकल करती नदियाँ जब बहती है नीचे धीरे धीरे, तब उसका आवाज़ आता है कलकल। एक सुंदर सा झरझर बहते झरने जो है बहते हैं ना, ऊपर पहाड़ी से गिरते रहते हैं झरझर। मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाज़ें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। आगंतुक मतलब होता है यहाँ घूमने के लिए जो आते हैं ना, या आसपास से उस जगह से गुजरने वाले लोग जो इस दृश्य को, इस आवाज़ को सुनकर मंत्रमुग्ध मतलब मोहित हो जाते हैं। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। बस्तर के लोग भोले भाले रहते हैं, किसी से कोई निश्चल मतलब कोई भी द्वेष कपट नहीं रखते हैं। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं, है ना। जैसे हम लोग को सांसारिक जो सुख है आधुनिक युग का, उससे परे रहते हैं, मतलब उसके बारे में नहीं जानते। इन लोग जंगल में ही रहकर वहाँ का एक शांत प्रिय वातावरण से धैर्यवान से जीवन जीते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण का शिकार होते रहे हैं। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तात्कालिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। यहाँ पे आदिवासी है ना गुंडाधुर, उसके बारे में बताया गया है। जब उन्होंने एक विद्रोह छेड़ा था, विरुद्ध किए गए थे शासन के द्वारा, शासन के खिलाफ। 1909 और 1910 की घटना है ना, उस समय की घटना है ये। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे, मतलब वो राजा थे, शासन करते थे। यद्यपि 1903 में ही वे बालिग हो गए थे।
मतलब छोटा था वो, बालिग होना मतलब उसकी उम्र शासन करने के लिए हो जाना। पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मतलब होता है वहाँ राजा के साथ जो देख रेख करने वाला रहता है मुंशी, उसको दीवान बोलते हैं। यह दीवान था बैजनाथ पंडा जो अंग्रेजों को पिट्ठू था। दीवान का नाम था बैजनाथ पंडा जो अंग्रेजों का क्या था, पिट्ठू, मतलब उन्हीं की पूरा बात करने वाला, उन्हीं के पक्ष में और उनका पूरा नौकर के गुलाम के समान। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजा जन की मुश्किलें बढ़ा देता, उनका मनमाना शोषण करता और उन पर अत्याचार करता था। कौन? बैजनाथ पांडा जी। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर है ना, राजा कौन है? रुद्र प्रताप देव है। उनके चाचा का नाम है लाल कालेंद्र सिंह और उसकी जो सौतेली माँ है उसका नाम है स्वर्ण कुंवर। जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे ये दोनों। का क्या थे? लोकप्रिय थे मतलब जनता जो वहाँ के प्रजा थे वो बहुत ही उनको पसंद करते थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे, मतलब परेशान थे, है ना। जो अंग्रेज शासन करते थे और दीवान बैजनाथ पंडा उनके जो नीति चलाते थे प्रजा के खिलाफ, वो बहुत ही उनसे परेशान थे। आगे देखिए, बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका। उसकी आजीविका वन पर आधारित थी, मतलब उसका जीवन जीने के जो आधार था वो किस में आधारित था? वन पर। मतलब वन से प्राप्त होने वाली जो भी चीज़ें हैं उसको बेचकर वो अपना भरण पोषण करते थे। वन से प्राप्त वस्तुओं से ही वे अपना जीवन यापन करते थे। वन पर उनका ही एकाधिकार था। पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। मतलब सीमित होना मतलब कुछ ही जगहों में वे विचरण करके लकड़ी काटना या फल फूल या औषधि को इकट्ठा करके बेचते थे या अपने लिए उपयोग करते थे। तो बैजनाथ पंडा ने एक सीमित जगह ही दे दिया उनको। वे अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल में से दातौन और पत्तियां तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी, है ना। उस समय क्या हो, आदिवासियों का ही जंगल है तो पूरा हक आदिवासियों का होना चाहिए। लेकिन उस समय जो बैजनाथ पंडा थे वो क्या कर दिए थे, इस पर पूरी तरह से रोक लगा दिए थे। जंगल से दातुन और पत्तियां भी तोड़ नहीं पाते थे और उन्हें सरकार से अनुमति मांगनी पड़ती थी। मतलब उस समय जो राजा थे उनसे अनुमति मांगनी पड़ती थी। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते थे। प्रजाजन का जो अपनी समस्या लेकर राजा से मिलने आते थे उसको जो अधिकारी हैं कर्मचारी प्रजाजन से मिलने नहीं देते थे। व्यापारी सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत शोषण करते थे। यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण हो रहा था, है ना। आदिवासी इनके लिए नहीं लड़ रहा था और बैजनाथ पंडा पूरी तरह से अपनी नीतियाँ बनाकर बहुत जगहों पर रोक लगा रहा था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा, मतलब सब क्या हो गए, उससे परेशान होने लगे। 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। मतलब उससे मिले, उसके चाचा और उसकी जो माँ है राजा के, उससे मिले जितने भी आदिवासी थे उन लोग। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्र हुए। वहाँ इकट्ठा हुए एक जगह में, उस जगह का नाम था इंद्रावती तट, मतलब नदी के किनारे।
उनके हाथों में धनुष, बाण, भाले एवं फरसे थे। ये आदिवासियों का मुख्य शस्त्र है, समझो, उन लोग खुद अपने से बनाते हैं। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान बैजनाथ पंडा और अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मतलब उन लोग सोच रहे थे कि हम आदिवासी जो जंगल के रखवाले भी हैं और यहाँ के वस्तुओं का उपयोग करने वाले हैं, उनको ही इन पर रोक लगाया जा रहा है। तो इस अंग्रेज शासक और बैजनाथ पंडा से हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, यहाँ से उनको भगाएंगे, क्योंकि अपने ही चीज़ पर हम अपना अधिकार नहीं रख रहे हैं। गुंडाधुर, देखिए, इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर को विद्रोह का नेता चुना गया। मतलब इस जो सम्मेलन शामिल हुआ उसमें लड़ाई लड़ने के लिए लीडर किसको चुना गया, गुंडाधुर को नायक चुना गया। गुंडाधुर नेता नार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस उसमें था। वो बहुत ही साहसी था, बहादुर था और अंग्रेजों से लड़ूंगा करके वो आगे आ गया। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, है ना। जैसे हम कुछ काम करते हैं तो उसके लिए पहले रूपरेखा बनाते हैं, उसी प्रकार से गुंडाधुर ने भी रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा जाता है। इस विद्रोह का नाम क्या बोला जाता है, भूमकाल। इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा जाता था। आम की टहनियों में, है ना। स्थानीय लोग इसे डारा मिरी कहते थे, क्योंकि डाल में, आम की डाल में मिर्ची को रखा जाता था। छत्तीसगढ़ी में मिर्ची को मिरी बोलते हैं। गांव-गांव में लोग इस डारा मिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधुर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। मतलब सभी में एकता थी, सभी संगठित थे एक साथ और सभी बहुत ही बहादुर थे। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए। गुंडाधुर ने अंग्रेजों, शोषक व्यापारियों, सूदखोरों, सरकार के पिट्ठू अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई, है ना। इन सबको जो उस नीति को बनाते थे और परेशान करते थे जनता को, उसके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह करने की ठानी थी। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल था, है। उन लोग क्या क्या काम करते देख लीजिए। संचार साधन उस समय क्या था, मोबाइल था, चिट्ठी था, जो संचार का साधन था, और सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, बीच बीच में कहीं कहीं भी पत्थर रख देना, या अपने ही कुछ सैनिक या फिर साथी बैठकर वहाँ पे हंगामा करना, थानों और अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना, मतलब तोड़ फोड़ करना, नष्ट कर देना। इस प्रकार से शामिल था उन लोग के जो विद्रोह थे उसमें। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुआ? 2 फरवरी 1910 को। बस्तर का पुसवाल बाजार सबसे पहले लूटा गया। जब इस भूमकाल का शुरुआत हुआ तो सबसे पहले किसको लूटा गया? बस्तर का पुसवाल बाजार को सबसे पहले लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया, पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए, है ना। जब विद्रोह चालू हुआ तो ऐसे ही होता है, जो भी उसके सामने आता है उसको नष्ट कर देना। और उन लोग क्या थे, जो शासक थे, अंग्रेज शासक, उनसे गुस्सा हो गए थे, क्रोधित, इसी कारण जो भी सरकारी दफ्तर आता था उसको नष्ट कर देते थे। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। मतलब ये जो विद्रोह है, लड़ाई, वो पूरे बस्तर में छा गया। सभी आदिवासी लड़ाई ही करने लगे। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी।
अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डिब्रे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। मतलब यहाँ पे सैनिक भेजा गया, 500 सैनिक और 2 मेजर भेजे गए, जनरल गेयर और डिब्रे को, है ना, बस्तर में इस क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुषबाण, भालों और फरसों से लैस भूम कालिए थे तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक थे, है ना। अब लड़ाई लड़ रहे हैं तो दोनों पक्ष के जो योद्धा हैं वे अपने अपने हथियार के साथ खड़े हुए थे। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई जिनसे 5 क्रांतिकारी मारे गए। कितने क्रांतिकारी मारे गए? 5 क्रांतिकारी, मतलब आदिवासी के 5 सैनिक मारे गए। पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया क्योंकि हमारे आदिवासियों को मार दिया गया करके सब क्या हो गए? क्रोधित हो गए। गुंडाधुर और उसके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे, मतलब उनको बढ़ा रहे थे और को ये जो विद्रोह है वो चले और हमारी जीत हो गई। क्रांतिकारियों को प्रेरणा स्रोत थे, मतलब उसको मोटिवेट करते थे, प्रेरित करते थे कि हमें अपनी जो आदिवासी जो जंगल है ना, वहाँ हमें अपना अधिकार मिले करके उन लोग को प्रेरित करते थे। जो विद्रोही क्रांतिकारी थे लड़ाई करने के लिए, उसको डोंगर गांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इसी तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए, मतलब आदिवासी मारे गए 500। देखो इस प्रकार से वहाँ उनके बीच में लड़ाई हुआ। ये गुंडाधुर का पक्ष है और ये शासक, अंग्रेज शासक का पक्ष है। एक बार स्थिति यहाँ तक पहुँची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गेयर को घेर लिया। गुंडाधुर जो है क्या थे? आदिवासी सैनिकों का नायक था और उन्होंने किसको घेर लिया? मेजर गेयर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार हो गया, मतलब अपने आप को हार मानकर वो समर्पित कर दिया। पर सोनू मांझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने ही भाइयों के साथ विश्वासघात किया। ये भी एक आदिवासी है सोनू मांझी। वो क्या किया? विश्वासघात किया, उनके साथ मिलकर उनका साथ दे दिया, है ना, अंग्रेजों का साथ दे दिया। उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर उन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेसुध हो गए, मतलब उनका शुद्ध बुद्ध खो गया, वे बेहोश भी हो गए। अलनार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई, है ना, क्योंकि सभी क्या थे? नशे में धुत थे, मतलब पूरे नशे से लत थे, नशा किए हुए थे और अपने आप को खुद संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो अंग्रेजों के जो सेना थे वो आकर उन लोग के ऊपर गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए, पकड़े गए। लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली के पेड़ पर फांसी दे दी। कहाँ फांसी दे दी इन लोग को? जगदलपुर के गोल बाजार में फांसी दे दी गई। पर अंग्रेज गुंडाधुर की छाया भी ना छू सके, मतलब अंग्रेज जो हैं बहुत सारे सैनिक को मार दिए, लेकिन गुंडाधुर जो सैनिक है ना, आदिवासियों का जो नायक है, उसको छू भी नहीं सके। वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी ढिबरी धूर के साथ सघन वन में गायब हो गया, मतलब कहीं छुप गया। साथी का नाम है ढिबरी धूर। फिर कभी उसका पता ना लग सका, मतलब उन लोग वहीं कहीं छुप गए और कभी घर वापस ही नहीं आए। बस्तर के इतिहास का यह
तंत्र आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर के आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया, है ना। यहाँ पर जीत अंग्रेजों की हुई, गुंडाधुर जो आदिवासी है वो तो छिप गया, उनकी जीत नहीं हुई। जीत जो है अंग्रेजों की हुई, और ये जो विद्रोह है वो असफल रहा आदिवासियों के लिए, है ना। लेकिन इससे एक शिक्षा मिली आदिवासियों की कि उनके जो अधिकार हैं नहीं मिल रहा था, है ना, वो उनको मिल गए। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बने। बाकी जो बचे हुए क्रांतिकारी थे या आदिवासी थे, उनको अपनी मिट्टी से लगाव हुआ या अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तत्पर हुए उन लोग, है ना। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले तेवर देखकर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ। शोषक, अत्याचारी अधिकारी, सूदखोर तथा आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हुए और शोषण में कमी आई, है ना। अगर कोई ऐसे गुंडाधुर जैसी और कोई क्रांतिकारी आ गया तो हम लोग भी मर जाएंगे करके डर से जो शोषक, है ना, इन लोग के ऊपर अत्याचार करते थे, उन लोग की शोषण में कमी आई। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण हो सका है। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। स्वाभिमान मतलब वहाँ का जो ऐसा क्रांतिकारी जो उन सबकी मदद कर रहे थे, आदिवासियों का नायक बना हुआ था, इसी कारण वहाँ का स्वाभिमान बोला जा रहा है। इसको फक्र से बोलते होंगे आदिवासी कि हम गुंडाधुर के साथी हैं, क्योंकि वो एक नायक था, है ना, छा गया था पूरे सबके मन में। शब्दार्थ देख लीजिए, कठिन शब्दों के जो अर्थ है उसको। निष्कपट मिस होता है कपट रहित, और शोषक मिस होता है शोषण करने वाला, कुटिल मिस टेढ़ा, आगंतुक मिस आने वाला, और विद्रोह मिस होता है सामूहिक विरोध। बेसुध मिस बेहोश, तत्पर मिस होता है तैयार, सूदखोर मिस होता है ब्याज का व्यवसाय करने वाला, और शोषण मिस होता है किसी के श्रम या व्यापार से अनुचित लाभ उठाना, मतलब उसका कमाई छीन लेना। धैर्यवान मिस होता है धीरज रखने वाला, सशस्त्र मिस होता है हथियार सहित, पिट्ठू मिस होता है खुशामदी समर्थक, दमन मिस होता है धोखा कठोरता से दबाना, विश्वासघात मिस होता है धोखा देना, और राग रंग मिस होता है मनोरंजन। आपका शब्दार्थ हुआ और प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।